दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज की काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा की है। तो अगर आपने देखा नहीं है इसको तो आप इसको देख लीजिएगा। यूएस के बाजार की ओपनिंग को देखते हैं। सबसे पहले देखिए डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल है। मार्केट अभी वेट एंड वॉच के मूड में है कि ट्रंप क्या कदम लेता है। वैसे ट्रंप ने बता दिया कि ट्रंप सेटिस्फाई नहीं है ईरान के प्रपोजल को लेकर। डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बातचीत की है। नेस्टिक आप देख सकते हैं ये नीचे है। फैंग की बात करें तो फैंग भी 1% के साथ में डाउन आपको देखने को मिलेगा। ब्रेंट की बात करते हैं। आपको पता ही है पिछले वीडियो के अंदर जो एक बड़ी खबर आती है जिसमें यूएई आउट हो जाता है ओपेक से। अब यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकता है यूएई और उसका फायदा मिलेगा इंडिया को। और साथ में चीज़ें और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट के अंदर अब जो ऑयल का प्राइस है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो एक बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे देखी, उसके बाद में रिकवरी यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेट्स सी कि आगे क्या आउटकम निकलता है, क्योंकि 1 मई को ये फाइनल आउट यूएई होने वाला है। अगर उससे पहले अगर ये रुकता है या फिर कुछ और चीज़ होती है तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगा। फिलहाल दोस्तों मार्केट बहुत ही अनस्टेबल है। ट्रम्प के पास में अभी 3 पॉसिबल एंड गेम से, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ एक्शन है जो ट्रम्प ले सकता है, क्योंकि अब ट्रम्प को टफेस्ट टेस्ट फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो वॉर आ चुकी है वो ऐसी जगह आ चुकी है जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 2 डेडलाइंस अब आ चुकी है। पहली जो डेडलाइन है वो है डिप्लोमेटिक डेडलाइन। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प ने जो सीज फायर के लिए कहा था कि कम से कम 3 से लेकर 5 दिन का और एक्सटेंशन ईरान को मिल चुका है, वो अब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये एक डेडलाइन है। सेकंड आप देख सकते हैं लीगल और पॉलिटिकल डेडलाइन, जिसके अंदर जो वहाँ की हम बोल सकते हैं कोर्ट है, या फिर जो ट्रम्प ही नहीं है उसके अलावा भी सरकार के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। बाहर की जो कंट्रीज़ है उनका भी प्रेशर पड़ रहा है। यूएस खुद की जनता जो है वो काफ़ी आलोचना करी है इसकी कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होना चाहिए। जो भी आपके गोल्स है उसको अचीव करो, क्योंकि ईरान क्लेम करता है कि ट्रम्प का कोई भी गोल अचीव हुआ नहीं है। वहाँ की जनता भी नाखुश है। ये भी डेडलाइन है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है ट्रम्प के ऊपर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या ट्रम्प कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो आपको कुछ ही दिनों के अंदर बड़ी खबर आती हुई देखने को मिलेगी। फर्स्ट हो सकता है कि डील हो जाए, डिप्लोमेसी काम कर जाए, कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेट हो जाए, ऑयल मार्केट ठंडा हो जाए। ठीक है, ये तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। इसमें तो इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश होगा। साथ में सेकंड जो हो सकता है वो ये है डेडलॉक। इसका मतलब ये है कि टॉक रुक जाए, टेंशन कंटिन्यू हो और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़े। तीसरा जो हो सकता है पॉइंट वो है एस्केलेशन। इसका मतलब वाइडर वॉर, यानी काफ़ी बड़ी वॉर हो सकती है। पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। कोई भी पॉइंट होगा नहीं रिटर्न करने का। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, बड़े रिस्क हो गए ऑयल सप्लाई को लेकर, हॉर्मुज को लेकर। ये तो काफ़ी ख़राब चीज़ है। अगर ऐसा हो जाता है तो इन्वेस्टर्स के मन में वापस से डर होगा और मार्केट नए लोस को लगाता हुआ देखने को मिलेगा। लेट्स सी कि ट्रम्प क्या यहाँ पे डिसाइड करता है, क्योंकि ईरान ने तो अपना पक्ष रख दिया है। अब ट्रम्प का मानना या न मानना उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट का जो भी सारा खेल है वो। मार्केट डेफिनेटली अनस्टेबल है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स थोड़े स्टेबल है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उसके बेसिस में अमाउंट बन रहा है, रिटर्न्स बन रहे हैं। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मार्केट क्या ऐसा है कि जिसमें 20-25% प्रॉफिट आए तो बुक कर ले। डेफिनेटली ये मार्केट ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है कि 2 पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स बना के चलते हैं। एक इन्वेस्टिंग का होता है, उसमें छेड़ते नहीं है, और एक पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसके अंदर टाइम टू टाइम प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। जो सेकंड पोर्टफोलियो है जिसके अंदर वॉलेटाइल मार्केट को डील करना होता है, जैसे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हम बोल सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब एफ ही नहीं होता, कैश के अंदर भी होता है। तो डेफिनेटली वो जो पोर्टफोलियो उसका अभी के समय ज़्यादा योगदान होगा आपके रिटर्न्स के अंदर, यानी प्रॉफिट बुकिंग, रेसिस्टेंस पे सेलिंग, ये सब चीज़ें काम देगी। और रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसको राइड करना अच्छा होगा। अल्टीमेटली Q4 के हिसाब से, रिजल्ट्स के हिसाब से अगर कोई प्ले करेगा तब ही उसका पैसा बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल इंडिया 3% के साथ में स्टॉक ने तेजी पकड़ी। कल 9 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कैसे थे उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 108 बिलियन का है। 86 की एक्सपेक्टेशन थी, तो यहाँ पे 14 बिलियन रुपीस ज़्यादा इसके प्रॉफिट आए हैं। इट मीन्स एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बीट की थी कंपनी ने। मार्जिन को देखें तो मार्जिन थोड़े से हल्के थे, 31 के
एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे 27 के आए हैं, लेकिन स्टिल स्टॉक ऊपर है क्योंकि मार्केट को अब लग रहा है कि कोल इंडिया जब तक चलेगा, देखो जब तक ऑयल का प्राइस नीचे नहीं आता है, क्योंकि यही एक ऑप्शन है एनर्जी का, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे अच्छी तेजी बन रही है। 5 रुपये का डिविडेंड भी इसने डिक्लेयर किया है, डिविडेंड के साथ में कैपिटल भी अप्रिशिएट यहाँ पे इन्वेस्टर्स की हो रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटलुक है वो थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि मार्जिन इतने अच्छे नहीं है लेकिन नेट प्रॉफिट अच्छा आ चुका है, तो मिक्स हम बोलेंगे। स्टिल यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है, डिविडेंड का सपोर्ट मिला है, क्योंकि अभी ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो कोल इंडिया के पास में उसका काफ़ी अच्छा फायदा है, ट्रेडर यहाँ पे ज़्यादा प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जब ये एस्केलेशन हुआ था वॉर का, उसके आसपास हमने यहाँ पे इसको ऊपर जाता हुआ देखा था, रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया था, तो इसको एक स्विंग पैटर्न बोलते हैं। स्लो चलता है, 1 साल लग जाता है कम से कम स्विंग को कंप्लीट करने में, तो वो स्विंग अभी कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो आप देख सकते हैं ये हायर लोज और हायर हाइस का पैटर्न बन रहा है। सो यहाँ पर रेसिस्टेंस भी लेता है, तो 8% अभी ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है इन्फोबीन्स, 7% की तेजी बनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसके हैं, चेक कर लेते हैं। देखो मार्जिन सबसे पहले इसके इंप्रूव कर चुके हैं, 18 से 19 हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। सेकंड बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इसके मोर देन डबल हो चुके हैं, 105 से प्रॉफिट बढ़ के 214 हो चुके हैं, यानी प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार परफॉर्म इस कंपनी ने किया है। पिछले कुछ क्वार्टर से अपन इसमें स्टडी कर रहे हैं और अपन देख रहे हैं कि अब जो रिजल्ट इसके आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं, स्टॉक का प्राइस भी उसके हिसाब से बढ़ रहा है। मैंने रिलेट भी आपको करके बताया था कि प्रॉफिट किस तरह से बढ़ते चढ़ते हैं और स्टॉक का प्राइस किस तरह से बढ़ता चढ़ता है। अगर हम दोबारा से इसको देखें तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है 514 करोड़ की, यानी ऑल टाइम हाई पर अब कंपनी की सेल्स जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर आप देखोगे पैट की बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो यहाँ पे 2022 में इसका पीक बना था 54 करोड़ का, उसके बाद में प्रॉफिट इसका घटते घटते 22 करोड़ तक हो जाता है। उसके बाद में प्रॉफिट ने तेजी पकड़ी और स्टॉक के प्राइस ने भी इसी तरह से मूव किया, स्टॉक क्रैश हो गया था लेकिन उसके बाद में एक रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल आप प्रॉफिट देखोगे तो 86 करोड़ का, यानी ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट इसका है। पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आए इसके, 4 क्वार्टर में आप देख सकते हैं 20-20 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, पहले इसके 10 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, ऑलमोस्ट डबल के आसपास के प्रॉफिट इसके आ रहे हैं। तो ये रीज़न है कंपनी के प्रॉफिट का वाई एंड वाई बेसिस पे बढ़ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2025 पूरा क्वार्टर यानी पूरा साल मार्च, और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये फाइनेंशियल ईयर, उसमें 90 करोड़ के प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के साथ में कंपनी है और जिस तरह से कंपनी पिछले 4 क्वार्टर्स में परफॉर्म करी है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन इससे बढ़ चुकी है, हो सकता है स्टॉक भी अच्छा रिएक्शन आपको दे दे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस है अभी के समय ऑल टाइम हाई पर नहीं है, जबकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से हमने देखा 2022 से स्टॉक को गिरता हुआ, और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में इसका पीक बना था 54 का और प्रॉफिट गिरते गिरते 22 तक पहुँचा। 24-25 में यहाँ पे रिकवरी शुरू हुई, और इसमें भी अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो 24-25 में तो नहीं, हम बोल सकते 25 के बाद में यहाँ पे रिकवरी शुरू होती है, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि वैसे क्वार्टर ही कंपनी कंटिन्यू दे पाती है नहीं। उसके बाद में प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, अभी प्रॉफिट यहाँ पे पहुंच चुका है लेकिन स्टॉक नीचे है। सो लेट्स सी ये कवर अप होता है या नहीं होता है। अगर ऑल टाइम हाई भी ये स्टॉक ले लेता है पिछले प्रॉफिट के हिसाब से, तो भी 30% का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल इन्वेस्टर्स को 2 ही तरह की कंपनी के ऊपर फोकस करना है। पहली कंपनी वो जिसका स्टॉक ऊपर से डिस्काउंट में हो, उसके बाद में उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, एक तो इस तरह की कंपनी हो गई। सेकंड कंपनी जिसका स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है और उसके बाद भी उसके क्वार्टर अच्छे आए हैं, तो वहाँ पे और अच्छी ग्रोथ आ सकती है। बस ये 2 ही तरह की कंपनी इसमें पैसे बनेंगे। कॉन्ट्राबैट में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अपने को पता नहीं है कॉन्फ्लिक्ट कितना चले, उन कंपनी के नंबर कितने टाइम तक खराब आए, तो उसके बेसिस पे चीज़ों को देखना होगा। बाकी हाँ, इन 2 तरह की कंपनीज में डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, मार्केट से अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है, और ये जो कंपनीज है ये एक्सपेक्टेशंस को भी बीट कर सकती है और साथ में रिटर्न्स को भी, निफ्टी को भी बीट कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की कंपनीज के ऊपर आपको चेक रखना है और किन कंपनीज के ऊपर आपको फोकस रखना है। साथ में इसी तरह के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी है तो लिंक मैं आपको दे चुका हूँ नीचे कमेंट के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। और पिछले वीडियो को आप देख लेना, बड़ी खबर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।